वो आपने मेरा पुराना फोटो देखा होगा तो मैंने सर पे मोदी सर पर लिखवाया था नरेंद्र मोदी 2014 पीएम। हाँ, पैण भर के भी गए आजादपुरा से ओरछा मंदिर। फिर इसके बाद आपने कुछ लाइनें भी लिखी हैं कि मोदी सरकार निकम्मी है, सरकार गरीब मजदूरों की विरोधी है, इस तरह की भी कुछ सामने आए आपके पोस्ट। आज आप बंगाल देख लीजिए, ममता बनर्जी इतनी अच्छी पावरफुल लीडर हैं, मुख्यमंत्री रही, लगातार 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री रही। वर्तमान सत्ता भाजपा की चाल में फंस गई। यहाँ जो सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा फैक्ट है, यहाँ भी लोग ये नहीं देखते कि आप कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्था हो पानी क्या नहीं। लेकिन शांति के नज़रिए से निवाड़ी को देखा जाए तो लगातार 15 साल से एक ही व्यक्ति को निवाड़ी चुन रही है। कि निवाड़ी में सरकार है, लेकिन सरकार जब किसी काम को करने में असफल होती है तो एक विपक्ष तैयार होता है, तो निवाड़ी में विपक्ष है। अब चूंकि आप भी ये जानते हो कि सपा तो केवल चुनाव लड़नी होती है, हाँ, विपक्ष के मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं रहता। हाँ, जिसकी अगर किसान की बात रखते हैं तो किसान होता ही नहीं है। किसान होते और किसान भी ना हो तो कम से कम आपकी बात किसान तक तो पहुँचे। हाँ, ये आपकी आपकी बात बात ये रखी है। हाँ, ये रखी है। यूपी से निकल के अपने निवाड़ी में आते हैं तो वो ये समझते हैं कि निवाड़ी में जो चैत है अब काटने चलो, और चैतुआ आते हैं चैत काटने के लिए, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं। 2018 में भी देखा, 23 में भी देखा, रातों रात भाजपा का आदमी कांग्रेस में पहुंचता है। कहीं ना कहीं राम नाम के नाम पर लूट तो कर रहे हैं, राम के नाम पर लूट तो कर रहे हैं। मुझे अभी भास्कर ने खबर निकाली थी, उसका पता ही नहीं क्या है, और उसमें तो मुख्यमंत्री तक को शामिल किया गया। कमीशन जा रहा है। तो बोले हम उतनी लड़ाई नहीं, जहाँ जहाँ राम लोग पर काम है बस पत्थर बिछा दिए जा रहे हैं। मुझे लगता है निवाड़ी जिले में 99% पत्रकारों के पास शूटिंग ही नहीं है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब उनको पता है कि राम लोग में इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहा है, वो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, तो उनकी तरफ से कभी आवाज़ नहीं उठाई गई है कि जो ऊपर से निवाड़ी जिले को लीड करने के लिए प्रशासन भेजा जाता है, वो मात्र कठपुतली बनकर आता है। लोग कहते हैं कि ओरछा में ज़मीनें सोने की तरह हैं, सोने की तरह, लेकिन मैं नहीं मानता कि सोने की तरह, मैं मानता हूँ हीरे की तरह। प्रधानमंत्री जी भी, क्योंकि मुझे नहीं कहना चाहिए, वो भी अपने गधे चेक करते रहते हैं कि कौन गधा सही चल रहा है, सही रेंग रहा है, तो वो तो अपने गधे चेक करते हैं, वो सफल है। उन्होंने लिखा था कि पूरी दुनिया, मतलब हिंदू धर्म नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जितने भी धर्म हैं, ईसाई हो, सिख हो, जितने भी धर्म हैं दुनिया में, कृषि के बाद अगर कोई धंधा है तो पाखंड का है। नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं आज के इस पॉडकास्ट में, वो हैं सुनील आज़ादपुरा। वैसे हमारी बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप लोगों के साथ 1-2 लाइनें ज़रूर कहूँगा कि जब बात बगावत की आए निवाड़ी में या कहीं और, तो जहन में सिर्फ एक नाम आता है, सुनील आज़ादपुरा। और आज वो व्यक्ति, वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो निवाड़ी में राजनीति, सामाजिक और प्रशासन के बारे में ढेर सारी चर्चा करेंगे कि आखिर निवाड़ी की दिशा और दशा दोनों कैसी हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, एवं सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ी खुशी की बात है कि आपने कम से कम निवाड़ी एवं क्षेत्रीय विषयों को रखने के लिए मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद जी। सुनील जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आप कैसे हैं, क्या चल रहा है? मेरा पूरा नाम लिखता हूं मैं सुनील राजपूत, जो कागज़ों में चलता है, परंतु मेरा अधिकतर नाम, मुझे सुनील आज़ादपुरा के नाम से जानते हैं अधिकतर लोग। आज़ादपुरा ग्राम से हूँ मैं, ओरछा नगर पालिका वार्ड नंबर 2 से मेरा गांव वार्ड लगता है। ठीक। सुनील जी, एक चीज़ और, सवालों में आगे बढ़ें इससे पहले हमें ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है और आपका पारिवारिक जो बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है? मेरी स्कूली शिक्षा ग्राम से ही हुई है, वार्ड नंबर 2 आज़ादपुरा से ही हुई है। ठीक। कक्षा 8वीं तक आज़ादपुरा में मैं पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद मैं चला गया था ओरछा। तो ओरछा 9 से 12वीं तक मैं ओरछा में पढ़ाई की है। फिर ओरछा के बाद फिर हम चले गए थे सागर विश्वविद्यालय। सागर विश्वविद्यालय में 2014 से 2019 तक रहा, वहाँ मेरा BA और MA कंप्लीट हुआ। और उसके बाद मैंने प्रयास PhD के लिए भी किया था, किन्हीं कारणों से नहीं हुआ। और नेट JRF का भी मैंने परीक्षा दी थी, केवल एक बार ही दी थी, तो कुछ
प्रतिशत से रह गया था, तो फिर दोबारा मैंने वो भी नहीं दिया और सामाजिक सरोकार के कार्यों में कॉलेज समय से ही लग गया था, क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं स्कूल समय से लग गया था। सुनील जी, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आपको जानता हूँ, निवाड़ी क्षेत्र में जब किसी आंदोलन की बात होती है या सरकार के प्रति कोई प्रदर्शन की बात होती है या आम जनता की जब हक की बात आती है कि उसका हक मारा जा रहा है, तब आप सामने आते हैं अपनी आवाज़ को लेके, उस आदमी की आवाज़ को लेके। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमें ऐसे मिलती है कि चूँकि आपने पूर्व में पूछा कि आपके बैकग्राउंड की स्थिति क्या है, आप कहाँ से निकले हैं, कैसे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, हमारे पिताजी गुजर गए थे 95 में। हमारी माँ ने भी और हमारे भाई ने बहुत प्रयास करके हमें यहाँ तक पहुँचा, बहुत मेहनत की उन लोगों ने। और जब मैंने इन चीज़ों को, सब खुद की समस्याओं को और समाज की समस्याओं को बारीकी से देखा और अध्ययन किया और सागर विश्वविद्यालय में जाके देखा, और हम जैसे कई छात्र थे जो गरीब भी थे, कुछ पैसे वाले भी थे, तो सबकी सारी समस्या, अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती थी, किसी की पानी की तो किसी की बिजली की या शिक्षा की। मतलब एक हॉस्टल में रहते थे तो ग्रुप रहता था, तो कई प्रकार की समस्याएं सामने आती थी। बिल्कुल। तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी कि ये लोगों के हक के लिए कैसे लड़ना है, फिर समाज के लिए कैसे लड़ना। तो वहाँ से प्रेरणा मिली और धीरे धीरे लड़ते लड़ते यहाँ तक आ गए कि आज एक हम बुंदेलखंड के स्तर की जो समस्याएं होती हैं उनको उठाने का पूरा प्रयास करते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और, मैं अगर आपके पुराने टाइम में जाऊँ तो आप के कुछ ऐसे काम हैं जैसे किसान आंदोलनों में बढ़ बढ़ के हिस्सा लेना, और एक समय ये भी था कि आप बीजेपी के काफ़ी समर्थक भी रहे हैं। तो ये उस टाइम इस तरह से कहाँ से, एक तरह फैन कह सकते हैं या एक पागलपन सा कह सकते हैं, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? 2013 की बात है, दिसंबर का माह था। तो वो आपने मेरा पुराना फोटो देखा होगा, तो मैंने सर पे मोदी 2014 पे लिखवाया था, नरेंद्र मोदी 2014 पीएम, मतलब प्रधानमंत्री जी। उस समय की परिस्थिति ये थी कि जो वर्तमान सत्ता थी वो 10 साल से काबिज थी। तो उस समय ये लग रहा था कि ये महंगाई, भ्रष्टाचार और सारी चीज़ों को ऐसे दिखाया जा रहा था कि परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल। उस परिवर्तन में हम भी थोड़े लड़कपन में थे, उतनी समझ नहीं थी, तो हमने चीज़ों को ज़्यादा समझाने और परिवर्तन की दिशा में हमने कदम उठाया और हम कहीं ना कहीं परिवर्तन में लग गए। और हमने ये सारे प्रयास किए, कभी हमने धार्मिक यात्रा करके मन्नत मांगी, राम मंदिर में मत्था टेका कि ये सत्ताएं बदली। हाँ, पेड़ भर के भी गए आज़ादपुरा से ओरछा मंदिर तक, और ये सब चीज़ें कराई। तब उस समय ये था कि हमारे गांव से मात्र भाजपा को 12-13 वोट मिलते थे, लेकिन ये सारी चीज़ें की तो मेरे गांव से लगभग 500-600 वोट भाजपा को मिलने लगे थे। तो ये परिवर्तन का हमने वहाँ एक शुरुआत की थी। परंतु जैसे ही मैं जब सागर विश्वविद्यालय पहुँचता हूँ और बीए के बाद जब मैं एमए करता हूँ, तो एमए में जब मैं कुछ लेखकों को और कुछ विचारकों को पढ़ता हूँ, सुकरात हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुए, और ऐसे करके गांधी जी हुए, और अन्य तमाम जब मैं लोगों को पढ़ता हूँ, उनकी जीवनी पढ़ता हूँ, उनके सिद्धांतों को पढ़ता हूँ, तब फिर मुझे लगता है कि यार मैं जिस समाज को बदलने की या जिस समाज के बदलाव का प्रयास कर रहा हूँ और जिन मुद्दों को मैं लड़ रहा हूँ, ये मुद्दे अगर मैं छात्र जीवन में लड़ रहा हूँ तो मुझे सत्ता के खिलाफ लड़ना चाहिए, चाहे फिर वो सत्ता किसी की हो। तो वहाँ मेरे अंदर फिर ये परिवर्तन आता है और मैं सामाजिक दिशा में होकर वो सामाजिक कार्यों को फिर करता हूँ। जबकि मैं विश्वविद्यालय समय में 4 साल विद्यार्थी परिषद का भी काम किया, लेकिन मैंने ऑन कोई लिखित में संगठन को या पद लेके या संगठन को ज्वाइन करके लिखित में नहीं किया, लेकिन मैंने विद्यार्थी परिषद का 4 साल विश्वविद्यालय में काम किया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं, यहाँ हमें छात्र राजनीति में है या हम छात्र हित की आज लड़ाई लड़ रहे हैं, या समाज को हम छात्र में कैसे परिवर्तन करें या उनमें मुद्दे कैसे ले जाएं परिवर्तन के, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने विचारकों को पढ़ा और विचार किया तो मुझे लगा कि ये हर छात्र का धर्म और कर्तव्य बनता है कि उसे सत्ता के खिलाफ बोलकर प्रश्न और सवाल और जवाब लेते रहना चाहिए और अपना क्वेश्चन सत्ता पर दागते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके बाद जब ये आपने सारी चीज़ें बताई, इसके बाद आपके मन में सरकार के खिलाफ सवाल पूछने की स्थिति पैदा हुई। फिर इसके बाद आपने कुछ लाइनें भी लिखी हैं कि मोदी सरकार निकम्मी है, सरकार गरीब मजदूरों की विरोधी है,
इस तरह की भी कुछ सामने आया आपके पोस्ट? उस समय जब ये उस समय की बात है कि एक समय था कि मैंने नाम लिखवाया था और दूसरे हाँ। कालखंड में मैंने सिर पर चप्पल रख के चप्पल विरोध रखी थी, प्रदर्शन किया था। वही बात। तो ये लॉकडाउन के समय की बात है कि ये सरकार इसलिए निकम्मी और गरीब विरोधी है क्योंकि मैं अपने अनुसार और मेरे अनुसार मैं जब इतना समझ चुका था कि कहीं ना कहीं ये वर्तमान सत्ता गरीबी मिटाने के पक्ष में तो नहीं है, गरीब को मिटाने के पक्ष में। क्योंकि लॉकडाउन के समय आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि कई लोग सड़कों पर चलते चलते कुचले जा रहे थे, मारे जा रहे थे, उनकी कोई गिनती नहीं थी, उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं थी और सारे लोग एक डर के माहौल में थे। और जो व्यक्ति सड़क हादसे में मारा जा रहा है वो घर तक भी नहीं पहुंच पा रही उसकी अस्थियां या उसकी बॉडी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये सरकार गरीबों के प्रति बहुत निंदनीय व्यवहार कर रही है। तब मैंने ये विरोध लाइन लिख कर किया था कि ये सरकार गरीब विरोधी है। उसमें आपने एक आवाज़ और उठाई थी कि बेरोजगार के ऊपर आपने सवाल उठाया था कि सरकार चाहे कमल की हो या कमलनाथ की, और बात होगी सिर्फ रोजगार की। ये कब हुआ था? ये 2018 की बात है लगभग। हम लोगों ने दमोह में एक बड़ा प्रदर्शन किया था बेरोजगारी को लेकर। लगभग उसमें 10 जिलों के लड़के भी शामिल हुए थे और उस समय बेरोजगारी की बात छात्र भी करते थे, जनता भी करती थी और जो तैयारियों में थे वो भी करते थे कि हाँ बेरोजगारी ये चीज़ें हैं। परंतु मैंने धीरे धीरे देखा वर्तमान समय में अब जो इस प्रकार से वर्तमान सत्ता को बहुमत मिल रहा है और जिस प्रकार से वो सत्ताएं आप हासिल कर रही हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि अभी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार की कोई बात बची हो। अब शायद या वो ऐसा माइंड सेट कर देते हैं या ऐसा आपका बातें आइडियोलॉजी दे देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको हिंदू मुस्लिम दिखे। आज आप बंगाल देख लीजिए, ममता बनर्जी इतनी अच्छी पावरफुल लीडर हैं, मुख्यमंत्री रहीं, लगातार 3 बार बंगाल की मुख्यमंत्री रहीं, परंतु वो कहीं ना कहीं वर्तमान सत्ता भाजपा की चाल में फंस गई। यहाँ कहा कि SIR में नाम काटे गए, आपके लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो मुद्दा बना लिया। वो समझ नहीं पाई जो महिलाओं के लिए पर महीने 1500 रुपये 4.5 करोड़ महिलाओं को लगभग दे रही हूँ और वो सत्ता से बाहर हो जाएं अगर ये सारी योजना को माने, तो उनके मन में वो भाव नहीं था। अब कहीं ना कहीं वो बदलाव आ गया था कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कहा कि हमारे लोगों के नाम काटे, वहाँ से उन्होंने ये शो कर दिया कि कहीं ना कहीं आप मुस्लिम पक्ष का बचाव कर रही हैं, जबकि SIR में कोई मुद्दा ही नहीं था चुनाव का, लेकिन विपक्ष ने वहाँ बनाया। तो हमारा कहने का तात्पर्य शायद जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि अब रोजगार, बेरोजगारी और उसके बाद आपका भ्रष्टाचार, ये शायद अब मुद्दे नहीं बचे, क्योंकि इस पे ना व्यक्ति खुल के बात कर रहा है, ना इस पे विपक्ष भी उतने तरीके से नहीं आ रही है। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू मुस्लिम ये भारत चाह रहा है और उसी आधार पर वोट कर रहा है। अगर निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है। ना तो अभी किसी रोजगार की बात होती है, ना आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो AI का ज़माना है उसमें कोई सरकार काम करती है, और ना युवाओं की मांग भी कहीं से दिखती है। तो इस तरह से देश को बांटने का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है फिर तो। हाँ, ये तो मैं कह सकता हूँ कि 2014 के बाद जो जातियों में, धर्म में और जातियों संगठन में और एक जो भेदभाव देखने को मिल रहा है या एक जो अराजकता दिख रही है कि हम फलाने महासभा के, हम ढिकाने महासभा के, हम फलाने सेना के, हम ढिकाने सेना की, ये पहले उतना नहीं था तो एक 4 दीवारी के अंदर था। अब जो अराजकता बन के बाहर सामने आ रही है, सड़कों पे दिख रही है, तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश के लिए खतरा है। कहाँ तक अब जब इतने बड़े देश में अगर आप जातियों में बटोगे, आप धर्म में बट जाओगे, तो फिर इस देश में उस संविधान का क्या महत्व बचता है और लोगों की मानवता का क्या महत्व बच सकता है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ या मुझ में वो समझ शायद लेट आई हो कि 2014 के बाद ये अराजकता का माहौल ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। बाकी आप फिर अपने अनुसार तो देख ही रहे होंगे कि कैसे सब अपने अपनी जातियों के संगठन बना के बस वोट बैंक का और लोगों की संख्या का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब आप जान रहे हैं। तो सुनील जी, ये तो सवाल थे हमारे कुछ ऐसे जो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए हैं, और लेकिन अगर आज हम जहाँ बैठे हैं वो निवाड़ी है और निवाड़ी के बारे में आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है आपसे कि निवाड़ी की जो जनता है और जनता के ऊपर होते शासन, सरकार, निवाड़ी की सरकार को आप किस तरह से देखते हैं? निवाड़ी की
सरकार या निवाड़ी के जो जनप्रतिनिधि हैं या लोगों का यहाँ ध्यान है, क्योंकि निवाड़ी के बगल से ओरछा भी लगा है, निवाड़ी जिला भी अभी 2018 में बना है। तो निवाड़ी में विकास के कार्य और यहाँ की जो शासन व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था है वो मैं अभी फ़िलहाल जो लोगों से जाना टटोला समझा कि ये भी मानता हूँ कि 1/3 बहुमत सत्ता के विपक्ष में पड़ता है, परंतु फिर भी यहाँ सत्ता पक्ष जीत जाता है। तो उसके जीतने का मुख्य कारण है कि यहाँ जातिवादी नहीं चलता है, कि उन्होंने कहा हम कुशवाहा हैं, हम यादव हैं, या हम फलाने हैं, या हम ढिकाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को दरकिनार कर देती है जनता और यहाँ चुन लेती है वो एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कोई जातिवाद का भेदभाव ना रहे। और वो ये भी समझ जाती है जनता निवाड़ी की कि हम इनको बैठा लेंगे तो यहाँ शांति का माहौल रहेगा। तो यहाँ जो सबसे बड़ी बात होती है, जो सबसे बड़ा फैक्ट है, यहाँ भी लोग ये नहीं देखते कि आप कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, क्या हमारी व्यवस्थाएं हो पा रही क्या नहीं, लेकिन शांति के नज़रिए से निवाड़ी को देखा जाए तो लगातार 15 साल से एक ही व्यक्ति को निवाड़ी चुन रही है। तो उसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं शांति को लेकर सत्ता में बार बार ये लोग वापस आ रहे हैं और यही कारण है कि अनिल जैन जी हर बार यहाँ से चुनाव जीतते हैं। नहीं तो आसपास की विधानसभाएं आप देख सकते हैं, वहाँ जैसे ही परिवर्तन कुछ होता है तो कैसा माहौल हो जाता है और हर महीने हर 15 दिन में कैसे हत्याएं होने लगती हैं। तो निवाड़ी की जनता इस चीज़ से खुश लगती है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। और बाकी आगे का जो भी आपका विषय होगा उस पर अपन उस प्रकार से बात रखें। ठीक है, अभी आपने निवाड़ी के बारे में बताया कि शांति के माहौल में निवाड़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन अब जब बात ज़िले की है, बुंदेलखंड का ज़िला है, छोटा ज़िला है मध्य प्रदेश का काफ़ी, तो बात जब ज़िले की आती है तो इसको बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं जिसके बारे में भी अपन बात करेंगे। लेकिन बात आ रही है विकास की, तो निवाड़ी ज़िले का जो विकास हुआ है वो वास्तव में आपके हिसाब से कैसा हुआ है, कितना हुआ है? लगभग ज़िले बने हुए आज 7-8 साल होने को जा रहे हैं। 2018 में बना, हाँ। 2026 चल रहा है। जिस प्रकार से एक ज़िले की नींव रखी जाती है, जिस प्रकार से ज़िले में एक व्यवस्थाएं जुटाई जाती हैं, निवाड़ी कोई बड़ा शहर या बड़ा कस्बा नहीं था, एक छोटे से कस्बे के रूप में निवाड़ी के नाम से जाना जाता था। परंतु आज जिस प्रकार से चाहे वो सामुदायिक भवन हो, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, चाहे वो खेल परिसर हो, चाहे वो आपके शैक्षणिक संस्थान हों, चाहे आपकी सड़कें हों, तो कहीं ना कहीं निवाड़ी ज़िले में 8 साल में उस विकास की पर्दे में आ रहा है। पहले विकास ज़िला तो था नहीं, पहले तो तहसील थी। तो जिस प्रकार से 2018 में ज़िला बना, आज हम 2026 में देख पा रहे हैं, तो वो ज़िले इस तरह की चीज़ों को व्यवस्थित किया जा रहा है और निवाड़ी शहर में। परंतु गांव की आप बात करोगे, गांव का देखोगे, निवाड़ी ज़िले का जो 74 पंचायतें लगती हैं उनको देखोगे तो वहाँ अभी विकास बहुत धीमा है। परंतु लगभग लग रहा है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था हो या सड़क की हो, पानी की हो, वो गांव की ओर अग्रसर हो चुकी हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें उपलब्ध और मूलभूत आवश्यकताएं जुटा ली जाएंगी। यहाँ तक पानी की समस्या पहुँच गई है, लेकिन जो चल नहीं पा रहा, पानी आ नहीं पा रहा, पानी व्यवस्था ये नहीं हो पा रही, इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि अभी है और इस पर शासन प्रशासन को ध्यान देना पड़ेगा। इनमें कमियाँ हैं, कहीं गंदा पानी है, पानी नहीं पहुँच पा रहा है और क्या कारण है, तो ये सब जानना पड़ेगा। और हम और आप जब ज़मीन पे जाएंगे तो इस चीज़ को भी समझ सकते हैं। और धीरे धीरे मुझे लग रहा है, रफ्तार से नहीं लेकिन धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ रहा है। जी, अगर बात निवाड़ी के विकास की अपन कर रहे हैं तो निवाड़ी में विकास के तौर पे अगर बिल्डिंगों की बात आती है तो निवाड़ी में बिल्डिंग शहरी क्षेत्र में काफ़ी बन चुकी हैं। और वही बात अगर आपने बताया भी है कि काफ़ी चीज़ें जो मूलभूत सुविधाएं ग्रामीण स्तर पे, क्योंकि जिला निवाड़ी की अपन बात कर रहे हैं, तो अगर खाली एक जगह खाली बिल्डिंगें खड़ी करने से विकास माना जाए तो फिर उन गाँव का क्या, इसको कैसे देखेंगे? क्या होता है पत्रकार साहब की जो व्यवस्था जहाँ से पूरे ज़िले की चलनी है, तो पहले वहाँ तो मड़िया टपरिया या झोपड़ी मजबूत होना चाहिए, फिर उसके बाद वहाँ से चलेगी फाइलें गाँव के लिए। तो हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हम सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहे, ये हमारे ज़िले की बात है या हमारी विधानसभा की या हमारे ग्रामों की बात है। तो कहीं ना कहीं हम इसको बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं कि गांव में विकास नहीं पहुंच रहा है, परंतु अभी गति धीमी है। आप कई गांव में जाओगे तो जो स्वास्थ्य व्यवस्था के जो उनका वो
प्रोग्राम चला है अभी वर्तमान सरकार का, जो स्वास्थ्य विभाग की बिल्डिंगें बन रही हैं, लगभग हर पंचायत में अच्छी खासी बिल्डिंगें पहुंच गई हैं। नई बिल्डिंगें अब उसको संचालित करना कैसे होना ये अभी तय नहीं हुआ है। और उसके बाद मूलभूत आवश्यकताएं पानी और आप बिजली और सड़क को जोड़ लो तो लगभग ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं और मुझे लगता है 2-4 साल में एक प्रकार से पूर्णतः ये चीज़ें हो जाएंगी। निवाड़ी में 1-2 जगह ऐसी हैं जो लगभग अगर बात करें कि 70 से 80% सब जगह सड़कें बिक चुकी हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां वास्तव में सड़क की ज़रूरत है, वहां पे नहीं है। अब क्या वजह हो सकती है? स्थानीय क्या जो नागरिक हैं वो प्रस्ताव नहीं दे पा रहे हैं, या जो गणमान्य यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? यहाँ मुझे लगता है गांव में जो विकास की बात है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे पानी की हो, चाहे लाइट की हो, उसमें कोई भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, वो हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं करता। क्योंकि गांव में मैंने देखा एक मुख्य समस्या ये है कि कोई अपना चबूतरा नहीं हटाना चाहता, कोई अपनी चबूतरे से नाली नहीं जाने देता है, कोई सड़क बनती है तो उसको मिटाने का प्रयास करता है, तो कहीं सकरी है कहीं चौड़ी है। तो यहाँ प्रशासन को कठोरता से काम करना पड़ेगा कि हम इतनी चौड़ाई से सड़क ले जाएंगे, आपका चबूतरा जाए, चाहे थोड़ा दरवाजा चबी चला जाए, क्योंकि हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए विकास है। तो कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासन को सख्ती से काम करके और ये सारी चीज़ें लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जनता को नेता नाराज़ नहीं करना चाहता है। तो कई गाँवों में आज भी सड़कें पास हो चुकी हैं, बनने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हो चुका है, परंतु वहाँ गांव की आपसी मतभेद से सड़कें छूटी हैं, सहमति बन नहीं पा रही। वो कह रहे हमारे यहाँ से दरवाजे से इतनी निकलेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुख्य समस्या, और ये छोटी समस्याओं को तहसील लेवल के हिसाब से और SDM कार्यालय के हिसाब से या जिला लेवल कलेक्ट्रेट के हिसाब से इनको या तो जागरूक करके या समझा के उस काम को पूरा किया जाए, तो हो सकता है कि गांव भी आज बेहतर दिशा में आ जाएं। ठीक है, तो अपन ने अभी वर्तमान सरकार की अपन बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से सरकार कितने प्रतिशत जिले में अच्छा काम कर रही है, और किस चीज़ों में अगर नहीं कर रही है तो करने की ज़रूरत है? अब ज़िले में जैसे सरकार की मंशा या वर्तमान जनप्रतिनिधियों की मंशा तो यही है कि हम 100% रहें, परंतु 100% कभी नहीं होता। एक पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति भी या छात्र जो परीक्षा देता है तो वो भी 100% की उम्मीद नहीं करता है। तो ये तो बोलना बेकार होगा 100% हो रहा है, तो ये नहीं। परंतु वहाँ की आज 40 से 45% जिले के बनने के बाद गांव उस गति में आ रहा है, और ये 40-45% 70 साल आज़ाद होने के बाद कम हैं। जहाँ आज अपन को 70 और 80 पे खड़ा होना था, आज 40-45% विकास में है, तो ये मूल रूप से कम है। और इसमें कमी का सबसे कारण ये है कि जो पंच सरपंच होते हैं, जो वार्ड के पार्षद अध्यक्ष होते हैं, उनकी सक्रियता के साथ साथ हमें और आपको भी अपनी सक्रियता दिखानी पड़ेगी। जो चीज़ नहीं हो पा रही तो हमें मिलजुल के भी करना पड़ेगा, ये हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम वोट देकर ये नहीं थोप देंगे कि ये काम अब आप पे थोप दिया तो करना, हमको भी सजग और जागरूक रह के अपने जनप्रतिनिधियों को जगाते रहें, उनको बताते रहें कि ये मार्ग ये सड़क बननी है। और अगर ये काम नहीं भी होते हैं तो आप आंदोलन भी कर सकते हो, क्योंकि आपको कोई रोक तो रहा नहीं, आपको संविधान ने आज़ादी दी कि आप आंदोलन कीजिए। और जब गांव के व्यक्ति अपने लिए पानी और सड़क बिजली के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो फिर उनका वोट देकर, केवल वोट का अधिकार मानकर या वोट देकर सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, कुछ कर्तव्य भी समझने पड़ेगा। चलिए, तो अब आते हैं अपने विपक्षों की तरफ कि निवाड़ी में सरकार है, लेकिन सरकार जब किसी काम को करने में असफल होती है तो एक विपक्ष तैयार होता है। तो निवाड़ी में विपक्ष है, सक्रिय है, या किसी प्रकार से लगता है आपको? निवाड़ी में विपक्ष मेरे नज़रिए से तो नाम मात्र का है कि विपक्ष है, कुछ लोग हैं और इनका काम जनता की आवाज़ उठाना है। परंतु वो सक्रियता, वो विचारधारा या वो मजबूती या कई सालों से सत्ता से बाहर रहने में, तो वो ऊर्जा नहीं है उनमें। आज आप देख लीजिए, कोई भी वो आंदोलन विपक्ष करती है तो मुख्य रूप से 4 चीज़ें दिखाई पड़ती हैं मुझे, तो मेरे नज़रिए से आंदोलन: डंडा, झंडा, कुर्ता और चश्मा। क्योंकि अभी वर्तमान में इन लोगों ने आंदोलन किया था विपक्ष ने कि किसानों के गेहूं की तुलाई की जाए।
क्योंकि अपन सामाजिक व्यक्ति हैं तो सब देखते हैं कि किस विषय का क्या आंदोलन है। लेकिन जब वो आंदोलन के विषय को आप गांव में या किसान से पूछो कि ये आंदोलन किया है विपक्ष ने, इसकी जानकारी है आपको किस मुद्दे को लेकर हाँ, आवाज उठाई जा रही है। क्योंकि उसमें ये दिखा ही नहीं, उसमें ये समझा ही नहीं गया कि ये किसान की बात है, ये गेहूँ है, ये तोला नहीं जा रहा है और ये हम किसान लोग हैं और किसान की बात रखने आए हैं। तो उनने कहीं ना मीडिया में वो वक्तव्य वैसा रखा और ना वो लोगों तक बात पहुंच पाई। बस उसमें अगर कुछ दिखा तो सबका सोशल मीडिया पे फोटो दिखी और फोटो में डंडा झंडा कुर्ता चश्मा और उसके अलावा आपको किसानों से जुड़ी संबंधित ना कोई बात, ना कोई ऐसी चीज़ें दिखी कि हम किसान की बात रखने आए। तो मैं नाम मात्र का ही विपक्ष मानता हूँ। अक्सर जब विपक्ष की बात हो रही है तो अगर हम लोकल निवाड़ी की अपन बात कर रहे हैं तो जैसे जब किसी चीज़ का विरोध होता है तो ज़मीनी स्तर पे कम और सोशल मीडिया पे अधिक देखने को मिलता है। लेकिन जब बात ज़मीनी स्तर पे आती है तो कई गुटों में हो जाता है। अगर कांग्रेस की बात करें चाहे सपा की बात करें तो किसी एक विषय पे एकजुटता नहीं देखने को मिलती है निवाड़ी में। अब चूँकि आप भी ये जानते हो कि सपा तो केवल चुनाव लड़ने आती है, हाँ, विपक्ष के मुद्दों से उसे कोई लेना देना नहीं रहता। रही बात कांग्रेस की तो थोड़ा बहुत मान भी लो कि करती है, गुट की बात नहीं है। जहाँ तक है मैं मानता हूँ कि विपक्ष जब ज़मीन पर आता है और सोशल मीडिया पर आता है तो वो सोशल मीडिया पे जो आप कह रहे ज़्यादा सक्रियता है या ज़मीन पर उतनी पकड़ नहीं है, ऐसा इस नज़रिए में आप क्या देखते हो? तो मैं ये बता दूं आपको कि ज़मीन पर पकड़ या ज़मीनी काम तभी होता है जब कार्यकर्ता या विपक्ष का नेता विचारधारा और जनता के मुद्दों से जुड़ा हो। जब उसको यही पता हो कि सारी चीज़ सोशल मीडिया मोबाइल पे फोटो डालने से हो जाएगी तो ज़मीन पर मेहनत क्यों करना। इसीलिए वो शायद ज़मीन पर प्रयास नहीं करना चाहता है। भले वो उतना प्रयास करता है कि ज़मीन पर आके फ़ोटो तो लेनी पड़ेगी, जिला मुख्यालय के गेट के बाहर आके फ़ोटो तो लेनी पड़ेगी। तो उनका ज़मीनी संघर्ष केवल वही है। केवल आप देखते हो कि कोई भी आंदोलन प्रदर्शन होता है तो उसमें केवल आप विपक्ष में जो कोई जिला अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई किसान अध्यक्ष है, कोई मतलब जो पदाधिकारी हैं वही लोग कहीं ना कहीं बात रखने आते हैं या रखते हैं, परंतु वो उसका प्रारूप नहीं बना पाते कि हम बात किसकी रख रहे हैं। हाँ, जिसकी अगर किसान की बात रखते हैं तो किसान होता ही नहीं है। किसान होता और किसान भी ना हो तो कम से कम आपकी बात किसान तक तो पहुँचे। हाँ, ये आपकी बात ये रखी है। हाँ, ये रखी है, नहीं पहुँच पाती ना, क्योंकि आज भी ऐसा है कि मोबाइल हम और आप चला रहे, जो 90 के दशक का व्यक्ति है, जो 80 के दशक का व्यक्ति वो थोड़ी चला रहा है। और वास्तव में जो किसान है वो मोबाइल नहीं चला रहा है, वो इतना एक्टिव नहीं है मोबाइल में क्योंकि वो अपनी खेती से जुड़ा हुआ है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि जब आप चौपाल नहीं करोगे, आप चौपाल करके गांव में नहीं जाओगे, आप बैठक नहीं करोगे कि आज किसानों का आंदोलन है, किसानों के हक की बात करने अपन को निवाड़ी चलना है, तो फिर वो आंदोलन कैसे होगा। आपने 4 लोगों ने तारीख तय की, आप ही लोगों ने तौलिया बांधी, आप ही लोगों ने चश्मा लगाया, कुर्ता पहना और प्रदर्शन हो गया। तो ये ज़मीनी प्रदर्शन नहीं है। जब तक आप भाई ब्लॉक बाई बांट दो कि आपकी जिम्मेदारी है आपको इन गाँव में जाके किसानों को समझाना है, किसान को जो भी इच्छुक हों प्रदर्शन के लिए उनको निकाल के लाना है और हमें ये अपनी समस्या रखनी है। परंतु जब आप ज़मीन पे जाओगे ही नहीं, उनसे बात ही नहीं करोगे, उनको सड़क पर लाओगे नहीं, तो आप कहाँ से ज़मीनी काम कर पाओगे। एक तो लंबे समय से सरकार विपक्ष की आई नहीं है तो जनता से इनका दूर बहुत ज़्यादा हो गया है। जनता से दूरी ऐसी बढ़ती रहेगी तो ये कई साल नहीं आ पाएंगे सत्ता में। भाई आप समझिए ना कि हमको कहाँ सत्ता में कौन पहुँचाएगा, जनता पहुँचाएगी। जब आप जनता के बीच में नहीं रहोगे, जनता के मुद्दे नहीं होंगे, आप जब जनता के गाँव में नहीं जाओगे, जनता के बीच में बैठकर बात नहीं रखोगे, जनता को सड़क तक लेके नहीं आओगे, जनता के साथ नहीं चलोगे, जनता के मुद्दे को आप जनता नहीं बनोगे, तो फिर आप कैसे सत्ता में शामिल हो जाओगे। एक चीज़ और हमेशा देखने को मिलती है अपन को, जब सिर्फ चुनाव ही आता है, चुनाव के टाइम ही सारे विपक्ष एकदम से निकल के आते हैं। जैसे बरसात होती है, बरसात के टाइम जितने कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू एकदम से निकल के आएंगे। तो सारे जितने शुभचिंतक हों, किसान के समर्थक हों, गांव के समर्थक हों, सब केवल चुनाव के टाइम पे ही। अब क्या है कि चूँकि ये निवाड़ी विधानसभा जो है, निवाड़ी जिला ये यूपी बॉर्डर से लगा है, तो और यहाँ
विपक्ष में भी शायद ये मेरा मानना है कि ऐसा देखा बहुत जाता से है लोग हैं जो कांग्रेस झांसी से यूपी से निकल के अपने निवाड़ी में आते हैं, तो वो ये समझते हैं कि निवाड़ी में जो चैत है अब काटने चलो, और चैतुआ आते हैं चैत काटने के लिए, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं। लेकिन वो इसलिए कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सीट को विपक्ष भी या मतलब कांग्रेस जो है हल्के में लेती है, या उसको गिरवी रख देती है, या शायद बेच देती है कि हमें ये सीट से कोई मतलब नहीं है, कौन जीत रहा कौन हार रहा, तो उस ताकत से यहाँ काम नहीं करती ना लड़ती है। इसलिए शायद हो सकता है कि ये सारे लोग चारों तरफ से निकल के आ जाते हैं, चैत काटने की उम्मीद में रहते हैं। तो निवाड़ी जिले का संगठन है वो इसलिए हताश रहता है कि आज लास्ट में सीट बिकनी है, ये कोई टिकट खरीद के आएगा चुनाव लड़ने के लिए। आप 2 बार से देख रहे हो, 2018 में भी देखा, 23 में भी देखा, रातों रात भाजपा का आदमी कांग्रेस में पहुंचता है, और पूरे जो भी प्रत्याशी रहते हैं पूरे फूल छाप प्रत्याशी रहते हैं, चाहे वो हाथी का प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो। एक प्रत्याशी छोड़ दो, समाजवादी पार्टी जितने भी प्रत्याशी मजबूती से लड़ते हैं वो सारे फूल छाप लड़ते हैं। तो फिर यहाँ विपक्ष उस हिसाब से अपना रास्ता तय कर लेता है। ठीक, तो जब विपक्ष एक चीज़ और आती है कि जब निवाड़ी में विपक्ष कोई किसी काम को लेके आवाज़ उठाती है, किसी चीज़ का विरोध करती है, तो वो एक हद तक ही उस काम को करती है, इसके बाद क्या ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो क्या कारण हो सकता है विकास में इसका विपक्ष? मैंने बोला ना कि एक तो उनको जनता से राय नहीं लेते, जनता की समस्या को नहीं समझते। दूसरी बात, वो खुद विचार से या अपने अंदर से उस काम के लिए इतने सजग या दृढ़ शक्ति इच्छा नहीं है उनमें कि वो एक ही मुद्दे को 4 बार या 6 बार ज्ञापन ही दे ले। एक बार देंगे, ज़्यादा 2 बार देंगे। मैं क्या कह रहा आपसे कि उनमें वो क्षमता या उनमें वो ताकत या वो विचार जिंदा नहीं बचा, इतनी कमजोर कि हाँ कि हम उस चीज को लड़ते रहें, उस पर जीत हासिल करें। या फिर आपकी पर्सनालिटी, आपका आवाज या आपकी बात में इतनी ताकत हो कि आप एक बार बोल दें वो काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रशासन भी उन्हें हल्के में ले लेती है। ठीक, तो आपके हिसाब से जो निवाड़ी के जनप्रतिनिधि हैं, जो उभरते हुए नेता हैं, वो सिर्फ एक सत्ता की कुर्सी पकड़ने के लिए आते हैं कि सेवा का भाव उनमें सच में है? निवाड़ी की अगर बात करें अपन, तो निवाड़ी की बात में मैं एक बात बाबा साहब की जोड़ता हूँ। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करते रहो। तो निवाड़ी जिले में मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से भांप लेता हूँ कि जो आपने कहा कि कुछ लोग कुर्सी की लालसा में या कुछ आते, जो विपक्ष में लोग हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े शिक्षित तो हैं, संघर्ष भी कर लेते हैं। जो उनके आसपास हैं, पीछे के लोग हैं, वो उनको बता देते हैं ये हमारे लोग, जो शिक्षित नहीं है, जबकि वो संगठित हैं और संघर्ष में हैं, बिल्कुल शिक्षित नहीं है। तो ये कुछ लोग जो होते हैं उनके वोटों का सौदा करने के लिए केवल उस समय के लिए और थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं, और उन वोटों का सौदा होता है। और जबकि उन लोगों को शिक्षित होने की भी बहुत आवश्यकता है, नहीं तो आपके वोटों को ऐसा ही ठगा जाएगा, और ऐसे ही कोई ना कोई आपके वोटों को या आपके मतदान को सौदा करते हुए अपने आप को समृद्ध बना लेगा। ये अभी तक की स्थिति है। अगर बात अपने निवाड़ी की करें कि भविष्य की, निवाड़ी में आपको लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो सकता है? अगर इस हिसाब से विपक्ष काम करेगा तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा। सत्ता परिवर्तन या विपक्ष का यहाँ वापसी करना या यहाँ विपक्ष का जीतना कुछ परिस्थितियों में संभव है। किस प्रकार की परिस्थितियाँ हो सकती हैं? जैसे कि सारे लोगों को एक होना पड़ेगा, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो। अगर ये अलग अलग लड़ेंगे तो ऐसे 50 साल तक विपक्ष यहाँ सत्ता में नहीं आ पाए। दूसरी बात, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को तय करना पड़ेगा कि हमें सीट बेचनी है या संघर्ष करके लड़नी है, जीतनी है। यहाँ कार्यकर्ता ही अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल। यहाँ मजबूत व्यक्ति भी चाहिए, और जो सत्ता की और विपक्ष की समझ रखता हो, जिसमें जिस दल से वो लड़े उसकी विचारधारा से अंदर से मजबूत हो, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखता हो, जनता के बीच में रहता हो,
पैसा और धन बल के बाहुल्य से ही नहीं कि पैसा है या मेरे पास धन है, लोग हैं तो मैं चुनाव जीत लूं। तो वो अच्छे यहाँ आप देख चुके हूँ, चाहे वो सपा प्रत्याशी हूँ चाहे कांग्रेस प्रत्याशी हूँ, एक से एक धुरंधर यहाँ धराशायी हो गए। तो ये घमंड भी नहीं रहे। तो वो व्यक्ति ही यहाँ परिवर्तन कर सकता है जिसकी नियति और नियत अच्छी हो, जनता के प्रति हो। ठीक, ये अपनी राजनीति की चर्चाएं थी जो हमने की, काफ़ी चीज़ें आपसे जानकारी मिली। लेकिन अब बात करते हैं निवाड़ी ज़िले के एक ऐसी जगह है ओरछा, रामराजा सरकार की नगरी ओरछा, जहाँ पे आए दिन सरकार के खिलाफ उनके काम को लेके लगातार आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं कि जो रामलोक बन रहा है इसमें कितना काम सही हो रहा है और कितना उस पर जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सार्थक और सही हैं? देखो, मैं तो ये कहूँगा कि जिस प्रकार से रामलोक को देखा जाए या रामलोक के आसपास जो लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, कहीं ना कहीं राम नाम के नाम पर लूट तो कर रहे हैं, राम के नाम पर लूट तो कर रहे हैं। ठीक। रामलोक में सबसे अच्छा काम अगर देखा जाए तो अतिक्रमण जो हट रहा है, दुकानें विस्थापित हो रही हैं, एरिया खाली हो रहा है, जहाँ अतिक्रमण थे वो काम अच्छा है। ठीक है। परंतु जो काम या जो गुणवत्ता से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहे। और देखा जाए तो वहाँ मीडिया में भी कई खबरें आई कि 55 रुपए का पत्थर 300-400 में बेचा गया। हाँ। और ये मसाला लगना था, ये लग रहा है, ये चीज़ें होनी थी, ये हो रही हैं। तो ऐसी कई चीज़ें आपने सोशल मीडिया में हमने और आपने देखी हैं। परंतु जब मैं लोकल की मीडिया या पत्रकारों से बात करता हूँ या ऐसे ही सहज पूछ लेता हूँ कि भाई साहब इसमें ऐसा ऐसा है और आप लोग इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते, और ये अपने लोकल की बात है, ओरछा है और रामराजा की बात है, और आप लोग इसमें क्यों भागीदारी नहीं करते और इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते। अब बोले बड़े बड़े चैनल वाले बनाते हैं, बात रखते हैं, खबर बनती है, सब कुछ होता है और सब मैनेज हो जाता है, हम लोग क्यों बुराई लें, और हमारा तो सब ठीक ठाक चल रहा है। बोले अभी भास्कर ने खबर निकाली थी, उसका पता ही नहीं क्या है, और उसमें तो मुख्यमंत्री तक को शामिल किया गया, कमीशन जा रहा है। तो बोले हम उतनी लड़ाई नहीं लें। तो कहीं ना कहीं इसमें तय है कि भ्रष्टाचार चरम पे है उसमें। रामलोक बस जो काम हो रहा है वो ये अच्छा हो रहा है कि वहाँ मैदानीकरण किया जा रहा है, और पूरा काम जिस पैसे को जिस मूल्य में बताया जा रहा है उसमें ऐसी मुझे नहीं लगता कि कोई गुणवत्ता है पूरे नगर में। जहाँ जहाँ रामलोक का काम है बस पत्थर बिछा दिए जा रहे हैं और मसाले के नाम पर लीपापोती हो रही है। और इस प्रकार से आप देख सकेंगे तो वहाँ एक भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये कई प्रकार से निकल के भी आया। आप जमीनी स्तर पे देखोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो जब वहाँ की इतनी सारी चीज़ें हैं, आपने बताया कि कई पत्रकार साथियों ने करने उस चीज़ को कवर भी किया है, निकाला भी है, और कहीं ना कहीं उसकी आवाज़ को दबा दिया, या कुछ निजी स्वार्थ भी इसमें हो सकता है कि जिसकी वजह से वो अपने उस मैटर को वहीं शांत रख के चले गए। अब पत्रकारों में कह लें या मानें, जैसे कि मेरे साथी भी कई पत्रकारिता की डिग्री लिए पत्रकारिता की, तो वो उस जज्बे से लड़ते हैं। मुझे लगता है निवाड़ी जिले में 99% पत्रकारों के पास तो डिग्री ही नहीं है। माइक ले लिया, हाँ, कलम पकड़ ली, पेपर ले लिया, पत्रकार बन गए। तो जब उनमें उनको खुद पता नहीं कि पत्रकार की परिभाषा क्या होती है, तो फिर वो पत्रकारिता में कहाँ से रुचि लाएंगे। बस पेट लगा है उसकी चिंता है, पत्रकारिता का नाम लेके पेट भरना है। बस इतना ही कहूँगा कि पत्रकारिता की आड़ में पेट भरा जा रहा है। भगवान उनका भी भला करे, मुझे कोई दिक्कत। ठीक है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जब उनको पता है कि रामलोक में इस तरह के भ्रष्टाचार चल रहा है, वो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है, तो उनकी तरफ से कभी आवाज़ नहीं उठाई गई है? स्थानीय लोग जो हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं या जो धार्मिक संस्थानों से जुड़े हैं या जो राम भक्त कह लो या जो वरिष्ठ लोग कह लो, हाँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको शायद देख के भी अनदेखा कर रहे हूँ या उनका भी कोई अलग से गेट बना हो। तो इसकी मैं पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये अच्छा सवाल है आपका कि उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। नगर की बात है, आवाज़ मुझे भी उठानी चाहिए, मैं उठाता हूँ।
जितना मुझ पे बनता है बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, और जो मुझे कुछ मिल पड़ता है मैं उसकी बात रखता भी हूँ। बिल्कुल। लेकिन वहाँ के जब लोग जो जागरूक लोग अगर बात उठाएंगे अपना कर्तव्य समझते हुए राम की अस्मिता को बचाने के लिए, तो शायद मुद्दा बन भी सकता है। और विपक्ष भी अगर उसको साथ में ले और वहाँ के लोगों से चर्चा करे तो शायद हो सकता है कि एक कड़ी से दो कड़ी जुड़े तो वो एक बदलाव हो सकता है। परंतु जब जागे हुए लोग सोने का ड्रामा कर रहे हैं तो उन्हें कौन जगा सकता है। तो इतनी सारी चीज़ें, व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं सामने भी आ रही हैं, स्थानीय लोग भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अब बात आते हैं वहाँ के लोकल के व्यापार पे। तो जो आपने बताया अतिक्रमण हट रहा है, जो पहले के समय में लोग दुकानें बिल्कुल राम राजा के मंदिर से लगाए हुए थे, लेकिन अब वो खाली कराई जा रही हैं, तो फिर व्यापार में कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है लोगों का। थोड़ा बहुत विकास होता है तो थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं विनाश तो नहीं कह सकते, मतलब दिक्कत भी होती है। लेकिन जो हटाया जा रहा है, जो मूल रूप से स्थायी लोग हैं, जो उनकी दुकानें दी गई थी नगर पालिका मंदिर के द्वारा, उनको विस्थापित किया जा रहा है, उनको डायरेक्ट नहीं हटाया जा रहा, उनको दूसरे मार्केट में दुकानें बाकायदा दी जा रही हैं। परंतु अब वो आदत में आएगा, जब सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो वो मार्केट चलने पड़ेगा। मुश्किल से 10-20% का फ़र्क है, बाकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से प्रशासन और शासन कर रहा है। लेकिन बस उसमें ये है कि थोड़ा समय लग जाएगा। तो अगर बात करें राम लोक के खर्चे की, तो हज़ारों करोड़ों रुपए में खर्च हो रहा है, तो क्या वास्तव में स्थानीय स्तर पर उस जगह की तस्वीर बदल रही है? क्या सिर्फ राम लोक की जो बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन स्थानीय स्थिति आज भी वही है? नहीं, रामलोक अगर बन के तैयार होता है, कई लोगों की आस्था का विषय है, तो पर्यटन नगरी ओरछा है, उसमें जो यात्रीगण हैं, दर्शनार्थी हैं या जो पर्यटन हैं, इनकी बढ़ोतरी होगी। तो स्वाभाविक है जब कोई आपके नगर गांव में आएगा तो वो चाहे पानी खरीदे, चाहे वो आटा खरीदे, चाहे वो रूम ले, चाहे वो चाय पिए, चाहे वो खाना खाए, मतलब कोई भी चीज़ करेगा तो वो धन तो वहीं रहेगा ना, वहीं आर्थिक स्थिति वहाँ की मजबूत होगी ना। तो ये व्यापार की दृष्टि से या पर्यटन हिसाब से इसमें तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़े पैमाने पर फ़ायदा होगा। चलिए सुनिए जी, इस रामलोक के बारे में एक सवाल और आया है कि कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लग रहा है कि जैसे कुछ जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति में इतना सक्षम नहीं है कि वो अपनी ज़मीन को बचा सके, लेकिन कुछ ऐसे रईस व्यक्ति भी हैं जो रामलोक के अंदर में उनकी ज़मीन आती है, लेकिन सरकार प्रशासन से या ले दे के उस ज़मीन को सुरक्षित उसको रखा है कि अभी फॉर्मेलिटी के तौर पे आप हट गए और इसके बाद फिर आपको वो ज़मीन दी जाएगी। तो किस इसमें वो सरकार हमें और आपको संतुष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि आप अभी हट जाइए, मुआवजा ले लीजिए, बाद में आपको फिर कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जो एक बार हट जाएगा, जिसको मुआवजा देने की बात होगी वो भी दिया जाएगा। और एक खबर भी आई थी कि जो लोग मंदिर परिसर में घर मकान बने हैं उनको मुआवजा देकर दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। तो जो एक बार खाली हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई छोटा है। वहाँ जो ज़मीन उस नंबर में जो आएगी वो उसको खाली करा के वहाँ दर्शनार्थियों के लिए और हम और आप जैसे लोगों के लिए और पर्यटन के लिए वहाँ बैठने उठने की व्यवस्था बनाई जाएगी और जो उनके नक्शे में और कार्यक्रम में हम सारी ज़मीन खाली कराई जाएगी। ये हो रहा है और धीरे धीरे होगा। ठीक है। तो जिस हिसाब से रामलोक में भ्रष्टाचार के आरोप लगातार बढ़ रहे हैं और लगते भी आ रहे हैं, लोग आवाज़ उठा भी रहे हैं, अगर भविष्य में हो सकता है सत्ता परिवर्तन के बाद या कुछ ऐसे ठोस दावों के आधार पे सत्ता परिवर्तन कह सकते हैं, लेकिन अगर सिद्ध होता है कि रामलोक में भ्रष्टाचार होता है तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे उंगली उठाई जाएगी? प्रशासन पे, स्थानीय जनप्रतिनिधियों पे, या जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं या ठेकेदार? जिन व्यक्तियों के हाथ में पूरी बागडोर होगी, जो वहाँ के जो जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी होंगे, उन पे ये बात जाएगी, स्वाभाविक है, और उनको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। परंतु ये भारत है, हो सकता है कि जांच जब तक चले जब तक वो दोबारा उसमें सत्ता में ना आ जाए, तो फिर जो गया वो गया। पैसे का मामला होता है, भ्रष्टाचार में गड्डियों का खेल है, जो एक बार अंदर कर लिया सो कर लिया।
तो बात का तो आप छोड़ दो, अच्छा। अभी नहीं बचेगा तो बाद में तो फिर मिलेगा ही नहीं। तो आपके हिसाब से निवाड़ी की अगर अपन बात करें जिले भर की पूरी, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, निवाड़ी की जितनी भी तहसील हैं पूरे ज़िले के, तो सबसे ज़रूरी मुद्दा जो यार लोगों की आर्थिक, सामाजिक या बुनियादी ज़रूरतें ज़िले में जो वास्तव में विकास के लिए चाहिए, वो क्या है जिनके लिए ना तो कोई प्रशासन पहल कर रहा है ना जनप्रतिनिधि? वो क्या ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिनकी लोगों को ज़रूरत है? लोगों को ज़रूरत है, जैसे मैं अपनी 17 पंचायतों की बात करूं अगर, तो हमारे यहाँ जैसे औद्योगिक क्षेत्र चलता है, प्रतापपुरा पूरा आपने देखा है और आते जाते भी रहते हो, क्रैशर मंडी भी है। बिल्कुल है। तो हमारे यहाँ ये मान लो कि अगर व्यक्ति का मन अच्छा है, नीयत अच्छी है, तो वो भूखे तो नहीं सोगा। और अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है, अगर थोड़ा एजुकेट भी है और वो कुछ अच्छा भी करना चाहता है, तो एक ताराग्राम संस्था भी है वहाँ। अगर कुछ और भी व्यापार की चीज़ में करना चाहता है तो ओरछा भी है। मेहनत स्वयं व्यक्ति को करनी पड़ेगी। तो लगभग मेरे जो नज़रिए से जो हमारा जो क्षेत्र है, वहाँ बेरोजगार की स्थिति तो नहीं हो सकती है। जब व्यक्ति अगर मन से कुछ चाहे तो वो अपना खुद का भी कुछ छोटा मोटा बना के कर सकता है, या कुछ भी व्यापार करके अपने जीवन को संपन्न बना सकता है। प्रशासन की तरफ से ये हो सकता है कि ओरछा से बेतवा निकली है, प्रशासन मदद करे तो पानी का प्लांट लग सकता है अच्छा, जिससे प्रशासन को भी मदद, मतलब आर्थिक सहायता मिलेगी, 10 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। प्रशासन चाहे तो यहाँ सरकारी रूम में इंस्टीट्यूट भी डाल सकती है गाइड का, या लोगों को जो घूमने लोग आते हैं उनको गाइड करने के लिए कि ऐसा ऐसा है। तो इसमें जो अच्छे लोग, मतलब पढ़े लिखे युवा हैं, उसमें जुड़ के भी रोजगार ढूंढ सकते हैं। तो प्रशासन अपने नज़रिए से कई प्रकार से पहल कर सकता है, लेकिन जब उसके संज्ञान में हो, हम और आप जब मांग करें, उठाएं, तो बदलाव हो सकता है। ठीक है। इसके बाद बात अपन करते हैं प्रशासन की। निवाड़ी के प्रशासन, जो निवाड़ी का जो प्रशासन है, ये कितना आपको लगता है कि जो प्रशासन के दायित्व होते हैं, जो प्रशासन की जिम्मेदारियां हैं, और सीधा सवाल यही है कि प्रशासन के बारे में आप क्या सोचते हैं, निवाड़ी प्रशासन के बारे में? निवाड़ी प्रशासन के बारे में मैं यही समझता हूँ और देखता हूँ कि जो ऊपर से निवाड़ी ज़िले को लीड करने के लिए प्रशासन भेजा जाता है, वो मात्र कठपुतली बनकर आता है। शायद 2018 से अभी बीच में एक कलेक्टर साहब आए थे, जो अभी वर्तमान में भिंड में हैं, भिंड मुरैना में, क्या नाम उनका, जांगड़िया जी। उनका लगा था कि थोड़ा कि हाँ प्रशासन निवाड़ी में है, और थोड़ी हलचल थी, वो काम वाम भी सब समय पर हुए, और लोगों की समस्याओं को भी समझा और न देखा और निवारण भी किया। लेकिन बाकी अन्य समय में तो मुझे यही लगा कि निवाड़ी में जो भी प्रशासन आया वो एक कठपुतली के रूप में आया। आपने जैसा कह दिया, जैसा हुक्मरानों ने आदेश दे दिया, वैसा हुआ है और होता रहा है। तो मैं तो यहाँ निवाड़ी में जहाँ तक है, सीधा साधा सा एक कठपुतली के रूप में प्रशासन को देखता हूँ। क्योंकि हर मंगलवार को अगर बात करें, जैसे प्रशासन का जो काम होता है, हर मंगलवार को जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाता है, लेकिन जब हम बात करते हैं ज़मीनी हकीकत की, तो एक व्यक्ति जो अपनी समस्या को लेके मंगलवार को आया, वो सिर्फ एक मंगल को नहीं, वो पिछले करीब 5-6 मंगलवार आ चुका है, लेकिन उसकी समस्या जैसी पहले थी आज भी वैसी है। तो ये प्रशासन की नाकामी है कहीं ना कहीं। तो इस बारे में प्रशासन की नाकामी है। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि हमने क्या कहा, कठपुतली के रूप में प्रशासन खुद नहीं समझ पाता इसकी समस्या क्या है। दूसरी बात, यही एक सबसे बड़ी आज के समय में विपक्ष को सत्ता में लौटने की शक्ति दे सकता है। हर मंगलवार में हफ्ते में एक ही बार होती है जनसुनवाई, कम से कम 1000-1500 लोग आते हैं। उनके बीच में विपक्ष को होना चाहिए, बिल्कुल बाहर बैठ के टेबल लगा ले, हाँ, कि हम समझें। बाकी जो 5-6 बार परेशान हुआ है उसको भी ताकत मिलेगी, उसकी भी समस्या को सही से रखा जाएगा।
और जो प्रशासन पूरी नहीं कर रहा है तो उसकी मंशा भी समझ में आई। तो ये कहीं ना कहीं आपको कहीं नहीं जाना और आप डायरेक्ट जनता से भी जुड़ जाओगे, लोगों की समस्या भी जुड़ जाओगे। विपक्ष को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद सत्ता पक्ष को भी अपना व्यक्ति जन सुनवाई में बिठाना चाहिए, जनप्रतिनिधियों में से या संगठन के रूप में, ताकि पता तो चले कि हम कितने सही हैं कितने गलत हैं और ये लोग क्यों परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर जनता के लिए लड़ना है, जनता की सेवा करना है, तो हमें छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पहलू पर जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर ही हम कुछ बदलाव कर सकते हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर निवाड़ी ज़िले में अपन भू अतिक्रमण के बारे में बात करें तो कितना % आपको लगता है कि निवाड़ी में ज़मीनी स्तर का जो काम है, जो भू माफिया कह सकते हैं या जो अतिक्रमणकारी लोग हैं, ये कहाँ तक कितना चल रहा है अपने निवाड़ी में? क्योंकि वो मुद्दा अभी जैसे ओरछा की तरफ का भी आया था। क्योंकि क्या है, निवाड़ी ज़िला नया बना है, निवाड़ी ज़िले में ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। लोग कहते हैं कि ओरछा में ज़मीन सोने की तरह है, सोने की तरह है, लेकिन मैं नहीं मानता कि सोने की तरह, मैं मानता हूँ हीरे की तरह है। और जब किसी को हीरा दिख जाए और टुकड़ा पड़ा रहे हीरा का, तो किसकी नज़र या नियत ना डोले। हाँ बिल्कुल, और कौन छोड़ तो कहीं ना कहीं उसको भी कीमती मानते हुए ये सब लड़ाइयाँ हो रही हैं, कब्जे किए जा रहे हैं, मूर्ख बना के लोगों की ज़मीनों को हड़पा जा रहा है। तो ये ओरछा में तो कई % निपट भी चुका है और थोड़ा बहुत बचा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है। पहले ओरछा की मलाई निपटा चुके हैं लोग जो वो माफिया रहे हैं। अब बचे खुचे लोग हैं जो अपना उसमें लगे हैं कि हमें इससे कुछ धन मिल जाए या हम इसको 4 गुना बना लें। तो ये चीज़ें जब भूमाफियों की बाहर आती हैं और ये बड़े पैमाने पर ड्रामा नाटक देखते हैं आप, और वो लड़ता है किसान अपने लिए, अपनी ज़मीन के लिए, तो उसमें मेरी तो अब यही राय है किसानों से, या जहाँ भी हो, चाहे वो निवाड़ी का मामला हो, पृथ्वीपुर का हो, ओरछा का हो, और चाहे प्रदेश में कहीं का हो, अगर वो ज़मीन से संबंधित मामला है, भूमाफिया है, तो उस प्रकार से निपटना, अगर आपस में किसान का मामला है तो उस प्रकार से निपटना पड़ेगा। परंतु हम और आप या किसान भाई भाई कब तक लड़के मरता रहेगा भूमि के लिए जी। कभी जब कर्मचारी अधिकारियों की जान पर बन पड़ेगी तो शायद हो सकता है परिवर्तन हो जाए, शासन प्रशासन उसके रकबे की, उसकी ज़मीन का, उसको नाप तोल, उसका देख रेख सही से करे, सही से कर पाए। सही तो मैं अपील करूंगा कि किसान आपस में ना लड़े। आपकी शासन प्रशासन से गलती आई तो उनसे सवाल जवाब करें, बिल्कुल, और ज़रूरत पड़े तो उन पर आप वो कार्रवाई या वो आप कार्य करें जो आप अपने किसान भाई के या अपने चचेरे भाई या भाई के साथ करते हैं। ठीक, क्योंकि अभी हाल ही में 2 जगह या 3 जगह का मामला, जैसे कुंदरई का पहले आया था, जब कुंदरई के लोगों ने अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कलेक्टर साहब का घेराव किया था, गाड़ी के सामने आए थे, कुछ लोगों पे FIR भी प्रशासन ने दर्ज की थी। तो जब आम जनता को इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं तब प्रशासन जागता है। तो ऐसी स्थिति ही पैदा क्यों की जाती है प्रशासन के द्वारा? क्योंकि किसान मरा हुआ सांप होता है। जो राजस्व में बैठे लोग हैं या जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसान को मरा हुआ समझते हैं कि किसान हमें क्या दे देगा। जो व्यापारी होता है, जो भूमाफिया होता है, वो जिंदा सांप होता है। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनसे हमें कुछ अर्जित हो जाएगा। तो इसलिए किसान को मजबूरन उस प्रकार से आंदोलित होना पड़ता है, अपनी बात प्रशासन को मनाने के लिए अलग अलग ढंग से आना पड़ता है। उस मामले में मुझ पे भी FIR है, क्योंकि मेरी 48वीं FIR है। 48 के हिसाब पे हो चुकी है, मतलब FIR आप पे। यही दौर चलता रहा। जब जनता की लड़ाई लड़ोगे आप, जब आप जनता के मुद्दे उठाओगे, प्रशासन को समझ में, शासन को समझ में नहीं आएगा, उनके खिलाफ जाओगे तो फिर मुकदमा बन जाते हैं। और ये छोटे छोटे मुकदमे, और आज कम से कम 8-10 साल से 48 मुकदमे के लगभग बन चुके हैं। तो हम किसानों की बात पे थे, तो कहीं ना कहीं ये इसमें सीधा निश्चित तौर पे मानता हूँ मैं ये बात कि कहीं ना कहीं किसान को मरा हुआ सांप समझती है प्रशासन, शासन की इकाई, क्योंकि उससे उसे कुछ मिलना नहीं है। जो भूमाफिया और जो धन्ना सेठ या पूंजीपति लोग होते हैं उनसे उसे कुछ मिलने की उम्मीद रहती है, इसलिए वो किसानों की ज़मीन टेढ़ी हो जाती है,
जमीन चल जाती है, तरबीनें बदल जाती हैं, आगे का हिस्सा पीछे, पीछे का हिस्सा आगे हो जाता। तो ये सारी चीज़ें इस कारण हो जाती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब किसानों को आपस में लड़ना छोड़ देना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा कि यहाँ से यहाँ चीज़ें हुई, वो किसके द्वारा हुई, प्रशासन, तो उससे जवाब लिया जाए, उससे लड़ाई लड़ी जाए, तो कहीं ना कहीं बदलाव की एक शुरुआत होगी। बिल्कुल होगी। तो अभी एक चीज़ और है कि आज की अगर स्थिति की बात करें कि जिस तरह से देश को या हमारे क्षेत्र को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बात ऊपर से और नीचे तक आ रही है, पेट्रोल डीजल ईंधन बचाने की मोदी जी ने बात की है, तो एक नेताओं में एक होड़ लग चुकी है कि एनर्जी बचाने की, चाहे पेट्रोल हो डीजल हो, तो सब एकदम से नीचे उतर आए हैं। कोई रिक्शे से चलने लगा, कोई अपनी साइकिल से चलने लगा, कोई स्कूटर से दौड़ने लगा। तो ये कहाँ तक इनका क्या पूरा एजेंडा है? ये जो आप ऊर्जा की बात कर रहे हो, चाहे वो पेट्रोल में हो, चाहे गैस में हो, चाहे वो, ये परिस्थिति में बहुत पहले भाप चुका था। आपने शायद मेरा एक वीडियो देखा होगा, शायद आपने भी उसको चलाया था, कि मैंने बताया था कि ये समस्याएं और ये हैं समस्याएं। गैस की टंकी लेकर मैं कलेक्ट्रेट भवन में गया था, गए थे भी थे। तो ये मैं तो बहुत पहले भाप चुका था, लोगों से मैंने कहा भी था कि ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। परंतु जो दोहरा चरित्र जो है शासन प्रशासन का, प्रधानमंत्री का अपील करना और फिर महंगा कर देना डीजल पेट्रोल, ये दोहरा चरित्र है। ये केवल 2-4 दिन का है। प्रधानमंत्री जी ने अपील की कि भाई 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, डीजल पेट्रोल का कम प्रयोग करना है। तो ये सारी चीज़ें नेताओं के लिए तो दिखावे का है। उनके नेता ने कहा, बाकी मुझे नहीं लगता कि जनता इसको गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल गंभीरता से नेता ले रहा है और नेता जनता को दिखा रहा है कि गंभीर है मुद्दा, क्योंकि अब जनता ने शायद अपने देश के प्रधानमंत्री जी को गंभीरता में लेना बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपके जो नेता हैं, आपके नेताओं की जो छवि है, आपके जो नेता आज कर रहे हैं, कितना क्षणिक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो साल भर क्या ई रिक्शा से चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। क्या वो कहीं उनको पास में जाना पैदल जाएंगे? नहीं जा सकते। क्या वो साइकिल से चलेंगे? वो केवल 2-4 दिन का माहौल बनाएंगे और बता देंगे क्योंकि हमें अपने नेता की नज़र में अच्छा होना है। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री जी भी, चूंकि मुझे नहीं कहना चाहिए, वो भी अपने गधे चेक करते रहते हैं कि कौन गधा सही चल रहा है, सही रेंग रहा है कि नहीं। तो वो तो अपने गधे चेक करते हैं, वो सफल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब जनता उनकी बात को गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक मैसेज टाइप का होगा कि मोबाइल पे एक मैसेज आया, देख लिया, चलो छोड़ो, चलता रहना, इस तरह के कुछ काम चल रहे हैं। तो अब सुनील जी, अपन थोड़े मुद्दे को बदलते हैं। और अभी हमने एक पोस्ट आपकी देखी थी बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी के बारे में, जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट आया था उनका कि 4 बच्चे आप पैदा कीजिए, जिसमें से कुछ RSS को दीजिए। तो पहले तो यही बताइए कि आप धार्मिक को, और आप धार्मिक कितने हैं? मैं धार्मिक केवल प्रकृति के अनुसार हूँ और मैं प्रकृतिवादी हूँ। मैं प्रकृति में भरोसा रखता हूँ। और बाबा की अगर बात करें, शास्त्री जी की, समय समय पर मुद्दों पर जब आते हैं, बाबा का कोई बयान आता है, कुछ आता है, तो मैं भी लेख लिखता हूँ और उसको सार्वजनिक करता हूँ और एक सपने की बात को काल्पनिक रूप से उसको एक लेख बना के लोगों में ले जाता हूँ। कहीं जब आप बाबा जी का कार्यक्रम करने जाएं या कुछ कवर करने जाएं या बाबा को देखें अगर आप, तो बुंदेलखंड में पाखंड का प्रचलन बहुत अधिक है। बिल्कुल। बाबा की मंशा लोगों को धर्म की ओर ले जाना या धर्म से जोड़ना, जितनी रुचि है और जितने लोगों की उनमें आस्था है, जिनको बना रहे, उनकी आस्था सत्ता में जाने की है। क्योंकि कभी भी जो जंग होती है वो धर्म की नहीं, राज करने की होती है। तो जब आप उनको कार्यक्रम करने जाओगे, उनके कार्यकर्ताओं को देखोगे, आप उनके सेवादार देखोगे, तो उनके गले में जो आइडेंटिटी होगा उसमें विधानसभा की संख्या लिखी होगी। जब उन्होंने कहा कि 4 बच्चे पैदा करो, एक RSS को दे दो, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ या आपकी भाषा बोल रहा हूँ और आपके लिए इतना जनता से त्याग मांग रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ देंगे कि नहीं देंगे? मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ देंगे कि नहीं देंगे? जबकि एक संत, सच्चा संत की क्या भाषा होती है कि वो मानव कल्याण की बात करे, मानवता की बात करे। जब आप उसी के एजेंडे पे चल रहे हो, जो उसकी मूल विचारधारा है, और आप वही भाषा बोल रहे हो, तो आप धर्म नहीं,
आप धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं। वो पाखंड इतनी बड़ी व्यवस्था है कि मुझे याद नहीं आ रहा, एक नोबेल पुरस्कार है, कोई विद्वान है, लेखक हैं, उन्होंने लिखा था कि पूरी दुनिया, मतलब हिंदू धर्म नहीं, पूरी दुनिया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जितने भी धर्म हैं, ईसाई हो, सिख हो, जितने भी धर्म हैं दुनिया में, कृषि के बाद अगर कोई धंधा है तो वो पाखंड का है। तो मुझे लगता है कि ये धंधा है और वो भी पाखंड का है, और पाखंड के रास्ते सत्ता में जाने का है। संत वही होता है जो मानव समाज की बात करे, मानव कल्याण की बात करे, ये ना कहे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र। फिर संविधान का क्या मतलब? कहीं जाके आप बाबा साहब को नतमस्तक हो जाते हो, कहीं आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हो। तो ये ना धर्म की बात है, ना कोई व्यक्ति विशेष को उससे आस्था को मजबूत करने की बात है। ये व्यक्ति की आस्था से खिलवाड़ है, वो खुद को सत्ता में जाने की लालसा है। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि लगातार बाबा निकल के आ रहे हैं बुंदेलखंड में, छतरपुर में ही कम से कम 8 से 10 दरबार अब शुरू हो चुके हैं। हाल ही में एक करण कुशवाहा के नाम से एक बच्चा है 14-15 साल का करीब, तो उसने भी अपना दरबार शुरू कर दिया है। और अगर जब बात दरबार की आ रही है तो वो एक ओबीसी वर्ग से आता है। तो ये भी देखने को मिल रहा है कि आप जब वो भी उसी पेशे में, बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, अब वो हालांकि पंडित हैं, लेकिन जब बात बच्चे पे आती है तो आप देख रहे हैं कि अब ओबीसी से हैं, नीचे से हैं, तो उसका विरोध भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। हाँ, वो विरोध इस प्रकार से हो रहा है कि सोशल मीडिया पे उसको ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उसको इंटरव्यू किए जा रहे हैं, और जो सवाल उससे किए जा रहे हैं वो करण से, वो सवाल बागेश्वर बाबा से नहीं किए जाते होंगे। तो उसमें ये कहीं ना कहीं उनकी एक मानसिकता भी ये हो सकती है कि यार अब हम तो हैं, अभी क्यों आगे बढ़े। तो वो भी कहने लगा कि अब हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो शायद अब मामला बराबरी का होता है। लेकिन मैं उसे पाखंड ही मानूंगा। और रही बात 4-5 बाबाओं की, जब जनता को वो चाहिए ही है तो बाबा बनने में क्या दिक्कत है? बस उनमें वो शक्ति, क्षमता और उनमें वो करने का गुण है तो वो बाबा बन रहे हैं। और ये हम और आप भी कर सकते हैं और उनसे अच्छे बाबा बन सकते हैं, लेकिन हमारी नियति और हमारी नियत ये करने को कहती नहीं है, इसलिए हम और आप कर नहीं पा रहे। तो बुंदेलखंड पिछड़ा है, वो धार्मिक प्रवृत्ति का खंड है, वो जल्दी धर्म में आस्था रख लेता है, इसलिए यहाँ फायदा है बाबा बनने में। तो फिर इस हिसाब से अगर बात करें भविष्य की, कि जिस हिसाब से धार्मिक चीज़ों को हम ज़्यादा अपनाएं बतौर अपने इस आज के समय पे टेक्निकली ज़माने में, क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं फिर आने वाला समय में हम तो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। फिर चले नहीं जाएंगे, चले गए। आप ये सोचिए, विज्ञान द्वारा बनाई हुई दवाई से आप जिंदा हो, आप उससे स्वस्थ हो रहे हो, और बात पाखंड की करोगे तो आप पीछे जाओगे। बिल्कुल। आप जापान चले जाओ, हाँ, चाइना चले जाओ, आप रूस रसिया चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, जिन लोगों ने दुनिया पे कब्जा किया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, विज्ञानता के माध्यम से और अपनी क्षमता के माध्यम से, तो उनने वहाँ मानव समाज की और मानव एकता की बात करके सब चीज़ों को डेवलप किया है। और हम जब इस पाखंड में फंसे रहेंगे, पाखंड की बात करते रहेंगे, तो हम पीछे जाएंगे नहीं, चले गए। ये आप और हमारा भ्रम है कि हम आगे। जिस देश को युवाओं का देश कहा जाता हो, वो देश पाखंड में विलीन हो, तो हम पीछे गए नहीं, चले गए। क्योंकि आज जिस स्थिति में हम हैं, इस स्थिति में आने को में 150 साल लगेंगे, फिर दोबारा ये देश युवा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आज जो युवा है वो कल बुजुर्ग होगा, और ये स्थिति आने में 150 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर जब बात अपन बाबा के बारे में कर रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप आपने थोड़ा जिक्र भी किया है कि 3 बच्चे, मतलब 4 बच्चे पैदा करो और 1 बच्चा आरएसएस में दो। तो इस बात को काफ़ी लोगों ने सराहा है, सपोर्ट भी किया है, तो आप फिर उसको किस तरह से देखेंगे इस बात को? तो फिर 1 बच्चे देने की क्या बात है? वो अपना जेंडर परिवर्तन करा, मैं अपना जेंडर परिवर्तन कराता हूँ, 10-10 बच्चे पैदा करके दे देते हैं। ये तब कहना अच्छा लगता है जब हम पे वो चीज़ गुजरे। आज के समय में 140-50 करोड़ के देश में 4 बच्चे पैदा करना, आर्थिक रूप से माँ बाप और आर्थिक रूप से आप और शारीरिक रूप से आपकी पत्नियाँ, हमारी पत्नी किस स्थिति से गुजरेगी? बिल्कुल। ये चीज़ का अध्ययन नहीं किया आपने, तो मुंह में आया कि 4 पैदा करो, 1 आरएसएस को दो, 3 कहाँ ले जाओगे? और आरएसएस के पास है क्या इतनी ज़मीन जायदाद या
संपदा की वो इतना बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कर ले, बिल्कुल आप उन्हें बेकारी बना दो। बेकारी, बिल्कुल। कि RSS का काम करो, दरवाजे भीख मांगो और खाओ। 3 बच्चे पैदा होंगे, कहाँ संपत्ति जाएगी आपकी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये निराधार है बिल्कुल के 4 बच्चे। ये केवल चापलूसी करने के लिए कहा गया कि हम RSS की नज़र में अच्छे हो जाएंगे ताकि आने वाले समय में हमको सत्ता हासिल हो जाए। ठीक। सुनील जी, लगभग मेरे जितने जो सवाल थे मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर बात करें, कुछ 1-2 सवाल और रह गए हैं कि आपको जिस हिसाब से निवाड़ी क्षेत्र में आपकी पहचान है, लोग आपको जानते हैं, आपका व्यवहार है, तो और अगर राजनीतिक तौर पे अगर आपकी बात करें तो आप राजनीति में उतर सकते हैं मेरे हिसाब से या लोगों के हिसाब से। तो आप कहाँ तक इस चीज़ को सोचते हैं कि आप आगे चल के राजनीति में जाएंगे कि कुछ सोचा है इसके बारे में? राजनीति में आने के लिए ऐसा नहीं कि प्रतिबंधित हूँ या मेरे अंदर जिज्ञासा ना हो या राजनीति में उतर के परिवर्तन का, बदलाव का मुझे जिज्ञासा ना हो। बिल्कुल। परंतु जिस दौर में मुझे होना चाहिए था मैं उस दौर में हूँ नहीं, क्योंकि छोटी आंख से बड़ा सपना देख चुका हूँ। अच्छा। अगर मैं 80 और 90 के दशक में होता तो शायद आज कहीं और होता। बिल्कुल। अब आज जो राजनीति रह गई है वो संसाधनों की रह गई है। विचारों को आदमी मानने को तैयार नहीं है। जनता विचार सुनना नहीं चाहती है। जनता को विचारशील व्यक्ति चाहिए नहीं, जनता को संघर्षशील व्यक्ति चाहिए नहीं। ये सब होने के बाद भी अगर जनता को चाहिए तो उसमें संसाधन और संपन्नता भी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों को जब व्यवस्थित और सही तरीके से इनको व्यवस्थित कर लूँगा तब हो सकता है मैं राजनीति में आऊँ, या फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो जनता है, जो मुझे अच्छे से मुझे जानती है, मेरा सम्मान करती है, जिन लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, वो लोग जब इस पद पर बढ़ने के लिए अगर विचार करेंगे तो हो सकता है मैं आऊँ। उसके बाद केवल मैं ही नहीं आऊँ, बुंदेलखंड में लगभग मेरे 30-35 विधानसभाएं जो लगती हैं, बुंदेलखंड में 29 से 30 विधानसभाएं आती हैं, दतिया को भी लेके, तो यहाँ सब जगह टीमें हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं आऊँगा, फिर सारे लोग आएंगे और एक बुंदेलखंड में जो पाखंड की लड़ाई है, जो पिछड़ा की लड़ाई है, जो पिछड़ेपन की लड़ाई है, इन सारे मुद्दों को लेके चाहे वो विचार की लड़ाई है, हम लोग फिर आएंगे। परंतु कब आएंगे? जब हम उस स्थिति में अपने आप को पाएंगे। बाकी जब तक जिंदा हूँ, जब तक विचार मजबूत है, जब तक कुछ करने गुजरने का हाथ पैर सलामत है जनता के लिए और लोगों के मुद्दे के लिए लड़ता रहूँगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम अब विचार और विचारधारा और विचार को बदलने की और नई चीज़ों को जोड़ने की ज़रूरत है। और हम उस नए दौर से कुछ करने के लिए या कुछ बनाकर ही इस फील्ड में आएंगे, और आएंगे तो फिर पूरी मजबूती से आएंगे, नहीं तो आएंगे नहीं। सुनील जी, 1-2 सवाल और बचे हैं। अगर हम बात निवाड़ी की करें या पूरे देश की करें, निवाड़ी की समझ लेते हैं कि हमारे देश एक युवा देश है। निवाड़ी जब युवा देश है तो निवाड़ी में भी हमारे युवा ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं युवा को एक सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा, ये भी कहीं ना कहीं विकास में कमी है। तो ये कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं? इसमें सारी गलती शिक्षा की है। अगर आपके माँ बाप शिक्षित नहीं हो, फिर आप शिक्षित नहीं हो पाए। मैंने देखा है कई गाँव में अभी पहली मतलब तीसरी पीढ़ी स्कूल गई है। बिल्कुल। मतलब एक नहीं गई, 2 तीसरी पीढ़ी आज स्कूल गई है। स्कूल का दरवाजा देखा है ठीक से। तो मैं इसमें सबसे बड़ी अगर कोई समस्या मानता हूँ तो शिक्षा। अगर आप में थोड़ी बहुत भी शिक्षा होगी, आपके माँ बाप में थोड़ी बहुत शिक्षा होगी, तो वो शिक्षा के लिए अग्रसर करेंगे, फिर आप अपना रास्ता और अपनी स्थिति खुद बना लेंगे और अपने आप को सही रास्ते पर ले जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि युवा के साथ उसके पीछे बैठे माँ बाप या रिश्तेदार या भाई बहन वो शिक्षित होंगे और शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे, तो स्वाभाविक है कि आप सही रास्ते पे चलोगे। फिर चाहे भले आप कुछ करो, चाहे व्यापार करो, राजनीति करो, सामाजिक क्षेत्र में जाओ, किसानी में भी जाओगे, तो आप कहीं ना कहीं हर जगह अपने आप को सम्मानित और महसूस करते रहोगे। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल पूरे हमारी बातचीत का, पूरे पॉडकास्ट का, कि जो नए युवा हैं, जो नए समाज सेवी हैं, जो अपने सोचते हैं कि मैं समाज सेवा में या राजनीति पे अपना करियर बना सकता हूँ या बनाना चाहते हैं, उनके लिए फिर आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? युवाओं को राजनीति में जाना चाहिए, परंतु कब जाना चाहिए? मेरे अनुसार पहले उसे थोड़ा सामाजिक होना पड़ेगा, समाज के बीच में बैठना पड़ेगा, 4 लोगों के बीच में बैठना पड़ेगा, सम्मान देना भी जानना पड़ेगा, सम्मान लेना भी जानना पड़ेगा।
उसके बाद वो दल का चुनाव करे कि मुझे किस दल में जाना है, किस उद्देश्य को लेकर जाना है, कैसे मुझे राजनीति करनी है। तो सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं समाज के बीच में रहकर राजनीति में कैसे जाऊं। तो सबसे अच्छा मैं विकल्प मानता हूं या मैं समझा हूं कि पहले समाज में रहे, समाज की समस्या जाने, संगठन में रहे, पार्टियों में जाए, राजनीति में आए, खूब करें, वो कोई इसमें रोक टोक नहीं। जब अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो परिवर्तन कैसे होगा। परंतु पूरे सूझबूझ के साथ आए। चाटुकार, चमचा, अंधभक्त बनने कर आने का कोई मतलब नहीं है। आपके सिद्धांत, आपके विचार में ताकत होगी तो आपको निश्चित ही वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिस उद्देश्य को लेकर आप राजनीति में आओगे। और युवाओं को एक संदेश और है, आने वाले समय में प्रकृति के प्रति भी उसका समर्पण होना चाहिए। आज हम और आप एक साल में कम से कम 5 से 6 वृक्षों का ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हमें साल में कम से कम 8 से 10 वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ हवा और पानी और जो प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं हम उनको दे जाएं। क्योंकि प्रकृति पर बहुत बड़ा नुकसान का घात हो रहा है। अभी आप मई में देख लीजिए 46 टेम्परेचर पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं आज भारत को जो 33% वन की ज़रूरत है, आज वो 22 और 23% वन बचे हैं। तो युवाओं को प्रकृति के प्रति भी उतनी ही चिंता करनी चाहिए जितनी वो अपने परिवार के प्रति करता है। बिल्कुल ठीक। तो सुनील जी, लगभग मेरे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप अपनी तरफ से निवाड़ी क्षेत्र की जनता तक कोई मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। इसके बाद अपने पॉडकास्ट को हम समाप्त करते हैं। निवाड़ी की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी प्रयास या मेहनत या लगन, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, चाहे हमारे जैसे साथी हों, चाहे पत्रकार बंधु हो, जो भी जिस स्थिति में काम कर रहा है वो सकारात्मक स्थिति से काम करे, अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करे और अपने उद्देश्य को लेकर अच्छी नीयत से आगे बढ़ता रहे। और ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होंगी तो आप कभी भी दुखी नहीं हो सकते, कभी भी टूट नहीं सकते, कभी भी बिखर नहीं सकते। परिवार को और प्रकृति को एक साथ लेकर चलें, प्रकृति का परिवार के प्रति बराबर का ध्यान रखें। कहीं नल खुला मिल जाए तो उसे बंद कर दें, कहीं कोई भी प्रकृति का दोहन हो रहा है तो उसको बचाने का प्रयास करें। क्योंकि हमारे भी सब कुछ अधिकार हमारे लेने के लिए नहीं बने या सरकार से लड़ने के लिए नहीं बने, कुछ हमारे पास कर्तव्य भी राष्ट्र ने निर्मित किए हैं। तो हमें उन कर्तव्यों पर भी चलना है और हमें इस निवाड़ी को सकारात्मक रूप से सबसे अच्छे जिलों में खड़ा करने का प्रयास करना है। हमें सबके साथ भरोसा लेकर और अपना भरोसा बढ़ाकर हमें ये प्रयास करना चाहिए कि निवाड़ी और निवाड़ी के लोग अच्छे रहें और सब स्वस्थ रहें, समझदार रहें, जागरूक रहें और अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें। और जो भी आपके आसपास एक समाज की बात करते हैं, समाज के लिए कुछ करने का प्रयास करते हैं या राजनीति में कुछ अच्छा प्रयास करते हैं तो उसका आप सहयोग करें। पत्रकारिता के माध्यम से आज हमारी ये बात आपके बीच में आई है तो हमारे जैसे रेडियो के जो लक्ष्य रेडियो चैनल जो है या मीडिया के साथी शंकर भाई हैं, तो इन लोगों का भी आप अधिक से अधिक सपोर्ट करें। आपका लाइक या शेयर करने में कुछ नहीं जाएगा, परंतु इनकी हिम्मत और ताकत बढ़ जाएगी कि चलो लोग हमें पसंद कर रहे हैं तो वो हम जैसे लोगों को निकाल के लाएंगे और वो उनके विचार रखकर आपके बीच में प्रसारित करने का काम करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि बहुत शांति से और धैर्यता से और सम्मान से हमें निवाड़ी के लोगों को जीने की आदत डालनी चाहिए और हमें बहुत अच्छे से जीवन जीना चाहिए। एक जीवन मिला है, मज़े से जी के जाएँ। इसी के साथ धन्यवाद और दर्शकों को राम राम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।